नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ साथ बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की हर रणनीति तैयार कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से दिल्ली के दौरे पर रहने वाली हैं। ममता बनर्जी 22 नवंबर यानी कि आज से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी, जहां वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके सदन में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद ममता बनर्जी का ये तीसरा दिल्ली दौरा रहने वाला है। इससे पहले दोनों दौरों पर ममता बनर्जी ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। जब से उन्होंने बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाई है, तभी से ये अटकलें जोरों पर है कि ममता बनर्जी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इसलिए वो विपक्षी नेताओं से तालमेल बैठाना चाहती हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि ममता बनर्जी अपनी आगामी दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकती हैं। इस मुलाकात का उद्देश्य बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में की गई वृद्धि को लेकर हो सकता है, जिसका फैसला केंद्र ने लिया था। और इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा देखा जा रहा है, 3 दिवसीय उनका ये दौरा है, यानी कि आज से 25 नवंबर तक वह दिल्ली में ही रहेंगी। कितना महत्वपूर्ण का दौरा माना जा रहा है ये? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो सीएम है यानी ममता बनर्जी, वो आज से यानी कि 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली के जी। अंदर रहेंगी और उनका दौरा माना जा रहा है और कहीं न कहीं विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की जाएगी और रणनीति भी बनाई जाएगी कि सरकार को यानी भाजपा को किस तरीके से घेरा जाए। मगर लगातार कहीं न कहीं जो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि ममता बनर्जी कहीं न कहीं भाजपा के जो बड़े नेता थे, उनसे अकेले मुकाबला करती हुई नजर आ रही थी और लगातार कहीं न कहीं जीत भी हासिल की। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब विपक्ष के साथ कहीं न कहीं कंधे से कंधा मिला के खड़े होने की, तो कहीं न कहीं देखना होगा कि किस तरीके से भूमिका रहती है। मगर आज से जो जो दौरा दौरा है या जी। बैठक है, वो किस तरीके की होंगी ये भी देखना होगा। मगर कहीं न कहीं किसानों को मुद्दे को लेकर भी भाजपा को घेरने की कोशिश की जा सकती है। मगर देखना है कि भाजपा का किस तरीके से किसानों के मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगभग 1 साल से लंबे का समय हो चुका है और कहीं न कहीं दिल्ली की सीमाओं पर कहीं न कहीं किसान डटे हुए हैं। मगर बिल्कुल। बात करें जिस तरीके से किसानों की समस्याओं की, वो अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। तीनों कृषि कानून जरूर वापस ले लिए गए, मगर सदन से यानी कि पार्लियामेंट से अभी तक उनको लिखित में नहीं मिल पाया। मगर देखना होगा ममता बनर्जी किस तरीके की रणनीति बनाती हैं। जी। बिल्कुल राजीव, ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो किस तरह घेरने की कोशिश करेंगे। राजीव, देखिए 3 बार वह मुख्यमंत्री रह चुकी है पश्चिम बंगाल में। तीसरी बार उनका जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल की, उस हिसाब से अटकलें भी लगाई जा रही है कि वो शायद लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है विपक्ष के तौर पर। तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को और अपने साथ एकजुट करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राजनीति क्षेत्र की, तो कहीं न कहीं राजनीति क्षेत्र के हम्म। अंदर ममता बनर्जी अपना एक चेहरा जो है, वो कहीं न कहीं लोकसभा तक लेके आना चाहती है और कहीं न कहीं बड़े लेवल तक, क्योंकि अब जो उनका चेहरा है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और कहीं न कहीं राजनीति के अंदर एक उनका अपनी एक जी। पहचान बन चुकी है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं हम्म। और जिस तरीके से उन्होंने अब की बार तो भाजपा को जिस तरीके से करारी हार दी थी, उसके हम्म। अंदर कहीं न कहीं ममता बनर्जी की जो छवि है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब दिल्ली के दौरे के अंदर है और लगातार कहीं न कहीं लगातार बड़े नेताओं से संपर्क में रहेंगी और कहीं खुद खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हो सकती है। तो कहीं न कहीं अटकलें लगाई जा रही है, कहीं न कहीं वो बड़े रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी कहीं न कहीं अपनी छवि जो है वो बहुत हम्म। बड़ी करना चाहती हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं विपक्ष को भी दिक्कतें आ सकती हैं। मगर खास तौर पर लगातार कहीं न कहीं विपक्ष के साथ वो मिलना चाहती है और कहीं न कहीं बातचीत भी करना चाहती है। मगर देखना होगा ये आज का दौरा है, यानी कि 22 तारीख नवंबर से लेके 25 नवंबर तक का, वो रणनीति क्या बनती है और ये ममता बनर्जी के ऊपर ही डिसाइड कर पाएगा कि वो रणनीति क्या उनके दिमाग में चल रहा है और किस तरीके की सोच रख के वो दिल्ली के अंदर आई हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जिस तरीके से
तीसरी बार उन्होंने सत्ता हासिल की है पश्चिम बंगाल में और कहीं न कहीं इसके हिसाब से यही लगता है कि वह काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चेहरा बन चुकी है, एक मजबूत चेहरा यहाँ पर सामने आ चुका है ममता बनर्जी का। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए अब वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी के दरमियान वह कहीं न कहीं जो पार्टियाँ हैं उनसे भी मिलने की कोशिश कर रही हैं, उनसे एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, उनको इकट्ठा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कृषि कानून को लेकर भी कहीं न कहीं एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। फिलहाल राजीव, केंद्र सरकार घेरने की क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है ममता बनर्जी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से एक टाइगर के तौर पर मानी जाती है और कहीं न हुँ। कहीं उनकी जो छवि है, वो अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है क्योंकि लगभग 3 बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीतने के बाद और कहीं न कहीं वो अब लोकसभा के त चुनाव के लिए तैयारी करती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर दौरा किया गया है, तो कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल होती हुई नज़र आ रही है और कहीं न कहीं वो अपने आप को काफ़ी बड़े मुकाम पर लेकर आ रही है। मगर बात करें हुँ। किसानों की, तो किसानों के लिए भी कहीं न कहीं रणनीति बनाई जा रही है और कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की और बड़ी कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक कृषि कानून को लेकर यानी कि किसान जो थे वो जूझते हुए नज़र आ रहे थे और लगभग 1 साल का लंबा समय लगा। मगर उसके बाद कहीं न कहीं जो और मुद्दे हैं, उनको भी लेकर कहीं न कहीं ममता बनर्जी जो है वो लगातार कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगी, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो या फिर और मुद्दों को लेकर हो। मगर कहीं न कहीं ममता बनर्जी की जो रणनीति है, वो कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की है। मगर देखना होगा भाजपा किस तरीके से गिरती है बिल्कुल। और कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा अपना बचाव करती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के समय में ही कहीं न कहीं इस प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, तो कहीं न कहीं रणनीति ज़रूर बनेगी बिल्कुल मगर देखना सही होगा कहा ममता बनर्जी अब किस राजीव। तरीके की देखिए, रणनीति का खुद इस्तेमाल यहाँ करती पर हैं। एक बीजेपी फंसती हुई नजर आई है। एक तरफ तो 5 राज्यों के चुनाव है, नजदीक आने वाले हैं विधानसभा के, और दूसरी तरफ जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया है, इसके दरमियान कहीं न कहीं खुद यहाँ पर केंद्र सरकार या फिर कह सकते हैं बीजेपी सरकार फंसती हुई नजर आई है। राजीव, देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी है वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के लंबे समय के बाद में जिस जी। तरीके से अचानक से कह दिया कि तीनों कृषि कानून को वापस होगा, वो किसानों को एक गुट को समझा नहीं पाई हैं, तो कहीं हुँ। न कहीं दिक्कतें ज़रूर है। मगर बात करें भाजपा की खुद की रणनीति जो है, वो कहीं न कहीं खुद अपने आप को फँसाती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के समय में इस तरीके का कदम उठाया गया, तो कहीं जी। न कहीं विपक्ष जो है वो लगातार उनके ऊपर हमलावर रहा है और कहीं न कहीं अब किसान भी जो हैं, वो कहीं न कहीं रणनीति बना के बैठे हुए हैं। मगर बात करें जिस तरीके से 29 तारीख से यानी कि 29 नवंबर से जिस तरीके से सदन की शुरुआत होगी, तो कहीं न कहीं किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, दिल्ली तक आएँगे, मगर देखना होगा किसानों की तरफ से अभी क्या रणनीति रहेगी। मगर ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर सकती है, हुँ। मगर किस मुद्दे पर की जाएगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया और लेकिन कहीं न कहीं खबर किसानों के फिलहाल मुद्दे को अपडेट लेकर यही आ कुछ रहा और है रणनीति बनाई राजीव। जा सकती है। राजीव, अपडेट फिलहाल यही आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का दायरा जो बढ़ा दिया गया है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं खुद वह पीएम मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। उन्होंने खुद एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें कहा था कि बीएसएफ का दायरा ना बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा यहाँ पर बढ़ा दिया और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री भी नजर आई हैं और इसी को लेकर उनकी मुलाकात हो सकती है पीएम मोदी से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ये भी मुद्दा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जी। के द्वारा लगातार कहीं न कहीं रणनीति बनाई जा रही थी और कहीं न कहीं हम्म। ममता बनर्जी की बात माने तो ममता बनर्जी भी कहीं न कहीं मुलाकात जी इसी मुद्दे को लेकर कर सकती है। मगर हम्म। कहीं न कहीं किसानों के मुद्दे पे भी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी वैसे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। मगर ये मुलाकात किस तरीके की होगी, ये ज़रूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं न कहीं रणनीति जो बन रही है ममता बनर्जी की, वो कहीं न कहीं चुनाव के लिए यानी कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे हम्म। उसके अंदर कहीं न कहीं अपनी जगह बनाने के लिए है और लगातार कहीं न कहीं कोशिश भी की जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा कि जो उनकी 15 साल का जो कार्यकाल है यानी कि 3 बार जो मुख्यमंत्री बन चुकी है, हम्म। उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। मगर अब देखना होगा क्या रणनीति बिल्कुल बनती है और आज राजीव, से जो दौरा लोकसभा स्टार्ट होगा, चुनावों को उसके देखते अंदर क्या हुए रणनीति है? कहीं ना जी। कहीं खुद मुख्यमंत्री अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री दावेदारी को लेकर भी वह एक चांस भी लेना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुद तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है पश्चिम बंगाल में और अब उनका 3 दिवसीय दौरा देखा जाएगा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावों को देखते हुए। साथ ही साथ बीएसएफ को दायरे को लेकर वह पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कुछ लोग अभी भी इसे वापस नहीं लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री देर आए मगर दुरुस्त आए। उन्होंने यह सवाल भी किया है कि अब आंदोलन के दौरान हुई करीब 700 किसानों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। दिग्विजय सिंह का कहना था कि जब तक समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और किसान अपने आंदोलन से नहीं हटेंगे। देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बीच में 700 किसान जो शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि इसको हम वापस ले आएंगे। जब तक संसद में निर्णय नहीं हो जाता और जब तक एमएसपी की अनिवार्यता कानून में नहीं लाई जाती है, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। एक दूसरा, जो मुझे बताया गया है, संवादहीनता की स्थिति है। यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी संवादहीनता है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं विजय तिवारी। विजय तिवारी, देखिए, जब से केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस करने का ऐलान कर दिया, तब से कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टी है उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स के जरिए, अगर लिखित में यह कानून वापस नहीं होता, तब तक जो किसान है वो डटे रहेंगे। और दिग्विजय सिंह ने खुद रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया से बातचीत करके उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो 700 किसानों की मौत हो गई, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। विजय जी, रविवार को दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना एक अच्छा कदम बताया है। तो वहीं उनके द्वारा यह भी बड़ा सवाल किया गया है कि आखिरकार जिन 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है, उनकी जवाबदारी कौन लेगा। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब भी नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि हम इन कानूनों को फिर से लाएंगे। वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जब तक संसद में फैसला नहीं लिया जाता और एक अनिवार्य एमएसपी को कानून में नहीं लाया जाता, तब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। मंत्रिमंडल में भी संवाद का अभाव है। हमारे पास संसदीय लोकतंत्र है, मंत्रिमंडल में सबके समान है। मुझे देखिए, जिस तरीके से जब कृषि कानून को वापसी का ऐलान किया गया था, तो कुछ ऐसे किसान थे जिन्होंने हाँ भी किया, उन्होंने वो खुश भी नजर आए थे। उन्होंने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो जाहिर है सही कहा होगा और उनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक नेता थे जिन्होंने कहा कि उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर कृषि कानून को वापसी के बाद अगर आंदोलन खत्म होता है, तो जो विपक्ष पार्टियां हैं वो चाहती ही नहीं कानून, ये जो आंदोलन है वो वापस हो जाए या फिर जो किसान अपने घर वापस चले जाए। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खेल भी खेल रहे हैं। विजय जी बिल्कुल, अगर बात करें किसानों की, तो किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा भी बोला गया है कि जब तक प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा यह बोला जा रहा है कि संसद का सत्र जैसे शुरू होगा तो कृषि कानून बिल वापस ले लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अब कृषि कानून बिल को लेकर तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई है नेताओं के द्वारा। जी बिल्कुल विजय, देखिए, सरकार और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है और जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को घेर रही हैं, ताकि कहीं ना कहीं इन चुनावों के दरमियान केंद्र सरकार को नुकसान हो सके और बीजेपी को उखाड़ा जा सके।
बिल्कुल विपक्षी पार्टियां कृषि कानून को एक मुद्दा बना ली हैं और इसी मुद्दे के आधार पे अब जो आने वाले चुनाव है उस चुनाव पे फोकस किया जा रहा है। और अगर बात की जाए भाजपा की तो यह नियम तो भाजपा पे भी लागू होता है, क्योंकि भाजपा के द्वारा भी अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले जैसे ही कृषि कानून बिल्कुल विजय, देखिए जब कृषि कानून आए थे भारत में तभी भी कहीं ना कहीं किसानों के कई सारे गुट नजर आए थे, कई सारे गुट में बढ़ते हुए किसान नजर आए थे। और जब से कृषि कानून को वापसी का ऐलान कर दिया गया है तब से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गुट है जो एक गुट समर्थन कर रहा है, दूसरा गुट अभी भी इनके खिलाफ नजर आ रहा है। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाक सेना चीफ बाजवा को गले लगाकर विपक्ष के निशाने पर आए सिद्धू ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा इमरान खान को बड़ा भाई कहने के बयान पर बीजेपी लगातार आक्रामक है और सिद्धू और कांग्रेस से इसके लिए माफी मांगने की मांग कर रही है। सिद्धू के इसी बयान के विरोध में बीजेपी ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया और सिद्धू के पुतले को चप्पलों से पीटा। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी नेता राम कदम के समर्थकों के बीच पुतला छीनने को लेकर झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। चाहेंगे इमरान खान को, ये दूसरी बार लगातार है वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं इमरान खान के प्रति। क्या कहना चाहेंगे आप? एक प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे थे, पुलिस ने आपको रोका है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बेहद बेशर्म और बेतुका ये बयान है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी नेता खाते मां भारती का है, बड़े इस मुल्क में होते हैं पर गुणगान दुश्मन। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से लाइव जुड़े हुए मेरे सहयोगी मुरारी सिंह। मुरारी, देखिए जिस तरीके से कॉरिडोर जब खोला गया तो खुद वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, जहां पर उन्होंने इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया। अब इसी बयान का विरोध लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मुंबई में भी देखा गया, तस्वीर नजर आई, मुंबई में भी बीजेपी कई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुतला भी बनाया गया, जिसको कहीं ना कहीं चप्पलें भी इन पर बरसाई गई। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से खुद नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान को एक हमदर्दी जताते हैं, इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं, कहां तक उनका यह बयान सही है और बीजेपी इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी करते हुए क्यों नजर आ रही है? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू कोई पहले इस तरीके के बयान या इस तरीके के कारनामे नहीं किए हैं। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू इन्हीं विवादों के लिए जाने गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी लीडर जो राम कदम है, मुंबई के घाटकोपर से जो अपनी राजनीति करते हैं, उन्होंने खड़ा कर सकते हैं कि विरोध किया है। उनका पुतला जो है कि बनाया गया और उस पुतले के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं ने चप्पल बरसाया। हालांकि पुतले को जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां मौजूद जो पुलिस थी वो उनके साथ में छीना झपटी हुआ, झड़प हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया था और जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके बाद छोड़ी गई। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जहाँ एक बार पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार जो है देश के जो जवान हैं
उनको जो है कि निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मुल्क में जाना और वहाँ के प्रधानमंत्री लेकिन को मुरारी, अपना इतना बड़ा प्यार भाई बताना। आखिरकार क्यों उमड़ रहा है पाकिस्तान के प्रति नवजोत सिंह सिद्धू का? देखिए, एक तरफ तो यही बात ही आपने सही कही है, एक तरफ तो हमारे पाकिस्तान से लगातार लड़ाई देखी जाती है और वो है हमारे उन्होंने कई जवानों को शहीद भी किया है, जिस वजह से जो दुश्मनी है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी तरफ से लगातार आतंकवादियों को बढ़ावा भी दिया जाता है, उनके लिए पैसा भी मुहैया कराया जाता है, हथियार मुहैया कराए जाते हैं ताकि वह इंडिया पे वार कर सके। और इसके दरमियान कहीं ना कहीं हमारे जो जवान हैं वो हमेशा बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं। लेकिन एक तरफ जिस तरीके से हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, और उसी का इतनी हमदर्दी नवजोत सिंह सिद्धू आखिर क्यों दिखा रहे हैं? क्या उनका कोई अपना कोई पर्सनल रिलेशन है वहां पर, या कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो गतिविधियां हैं वो हमेशा ही ऐसी बरकरार रहे? देखिए ऋचा, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू और पाकिस्तान के संबंध क्या है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू के बयान आए हैं, अगर बयानों पर नजर डालें तो इनके रिश्ते चोली और दामन के लगते हैं, क्योंकि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू विवादों में रहते हैं और समय समय पर वो पाकिस्तान को लेकर हमदर्दी जताते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी नेता ने साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को कहा है कि अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। और वहीं कांग्रेस से उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। ऋचा, जहां एक तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या देश के अन्य बॉर्डरों की, प्रतिदिन वहां पर गोलीबारी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान ये नहीं जानते हैं, इमरान खान अच्छे से जानते हैं, और जो कुछ होता है उसके लिए इमरान खान जिम्मेदार है। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक बड़ा नेता कह सकते हैं कांग्रेस का नवजोत सिंह सिद्धू वो भाई मानते हैं, तो क्या इन्हें क्या समझा और जाए? इसी क्या बयान पर संबंध है कहीं ना इनके? कहीं जो बीजेपी ने अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, लगातार बयानबाजी का दौर है वो यहाँ शुरू हो गया है, और साफ तौर पर कहने का बीजेपी चाहती है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस सबके सामने इस बयान पर माफी मांगे। लेकिन मुरारी, देखिए, इस सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ तो हमारे जवान वहाँ तैनात रहते हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं दूसरी बार नवजोत सिंह सिद्धू का दूसरी बार यह प्यार अब पाकिस्तान के लिए उमड़ा है। तो जिस तरीके से लगातार उन्होंने कैप्टन पर भी कई सवाल खड़े किए थे, क्योंकि एक पत्रकार है जो कि कैप्टन काफ़ी करीबी मानी जाती हैं, उनको लेकर सवाल कई खड़े किए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर खुद यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नवजोत सिंह सिद्धू अपना बड़ा भाई बताते हैं तो हम उनसे क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं? क्या उसी बयान की वजह से जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने तारीफ किया है, इमरान खान का तारीफ किया है, अपने जो दुश्मन जो है उनकी तारीफ किया है। और इसके पीछे की वजह क्या है? हम तो ये बीजेपी नेताओं का कहना है पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान या इमरान खान के साथ ऐसे कौन से संबंध है जिस पर आए दिन उठकर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रति और खास करके इमरान के प्रति अपनी हमदर्दी जताते हैं। जहाँ एक तरफ ऐसा भी कहा जा सकता है ऋचा की पिछले कुछ दिनों में पंजाब के अंदर जो राजनीतिक सियासत देखी जो छिटाकनी हुई है उसमें कहीं न कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक ओजी पब्लिक सिटी के लिए इस तरीके का बयान सिद्धू का हो सकता है। बिल्कुल मुरारी, देखिए, दूसरी बार यहाँ पर पाकिस्तान के प्रति नवजोत सिंह सिद्धू का प्यार उमड़ा है, और अब यह प्यार काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है कांग्रेस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी आपका अधिक जानकारी देने की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।